नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अब जय हिंद जय भारत हम बोल लिए बहुत है हैं। बात करते हैं काम की। हम स्पेशल चर्चा करेंगे किसके लिए? एएलपी एग्जाम के लिए। किसके लिए? एएलपी एग्जाम के लिए। और एएलपी एग्जाम की बात करें तो साइंस कितने नंबर की पूछी जाती है? एएलपी एग्जाम के लिए साइंस पूछी जाती है कितने नंबर की? 20 नंबर की। 20 नंबर की। ठीक है। इन 20 नंबर में याद रखना है 3 सब्जेक्ट होंगे आपके। एक तो होगी फिजिक्स। क्या होगी भाई? फिजिक्स। और एक होगी केमिस्ट्री, है ना? केमिस्ट्री। और एक होगी बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। अच्छा, सूरतगढ़ में आपने एक बात तो नोट की होगी, जो भी टीचर साइंस पढ़ाता है सबसे पहले क्या स्टार्ट करता है? बायो स्टार्ट करता है। और बायो बायो में आपको उलझाए रखता है। और केमिस्ट्री में आकर के आपका कोर्स क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। यानी फिजिक्स का कोई एक आधा टॉपिक है, जैसे प्रकाश पढ़ लिया आपने, ध्वनि पढ़ लिया आपने, है ना? और एएलपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही क्या है आपकी? फिजिक्स है। ठीक है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की तो मेन एग्जाम अगर सीबीटी फर्स्ट की बात करें, किसकी बात करें? सीबीटी फर्स्ट की बात करें तो प्रश्न कितने हैं? 20। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। इसका अर्थ है 20 नंबर की क्या आने वाली है? सीबीटी फर्स्ट में आने वाली है साइंस, जिसमें से एक अकेली फिजिक्स पूछी जाएगी 8 से 10 नंबर की। कितने नंबर की? 8 से 10 नंबर की। और यही याद रखना है 5 से 7 नंबर किसके पूछे जाएंगे? आपके केमिस्ट्री के। और याद रखना है बच गए कितने? 10 और 7 17, लगभग 3 से कितने प्रश्न है? 4 प्रश्न किस में से आएंगे? बायोलॉजी में। यानी ये 3 से 4 नंबर आपको प्राप्त करने के लिए कंप्लीट क्या पढ़नी पड़ेगी? बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, जिसके अंतर्गत आपका आ गया है पर्यावरण, जिसके अंतर्गत आपकी आ गई है, याद रखना है क्या? जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। और इसी के अंतर्गत आपकी आ गई है पादप विज्ञान। क्या आ गई है अभी? पादप विज्ञान। यानी जब आप जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, बोटनी और पर्यावरण और पारिस्थितिकी इन तीनों को पढ़ते हो तो कम से कम आपके 3 से 4 महीने किस में लग जाएंगे? बायो बायो में लग जाएंगे। किस में लग जाएंगे? बायो बायो में। तो ये 3 से 4 नंबर जो आपको प्राप्त करने हैं, क्या इनके लिए ज्यादा माथापच्ची करोगे आप, या फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए ज्यादा माथापच्ची करोगे? फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको फिजिक्स पर। और फिजिक्स जब आसानी से पढ़ लो तो उसके बाद में रिपीट करना है फिजिक्स के साथ साथ में किसको? केमिस्ट्री को। करवाऊंगा मैं पूरी बायोलॉजी, मैं ये नहीं कह रहा पूरी नहीं करवाऊंगा, पूरी करवाऊंगा। 0 से लेकर के अंतिम दिन तक अपन क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी पढ़ेंगे, जब तक बायोलॉजी क्या नहीं हो जाती? कंप्लीट नहीं हो जाती। लेकिन मेरा मेन फोकस रहेगा एग्जाम पास करवाने पर। किस पर रहेगा? फिजिक्स और केमिस्ट्री पर। ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करेंगे अपन तो देखो, सीबीटी 2 की बात करें, जब आपने सीबीटी फर्स्ट क्या कर लिया? पास कर लिया, और सीबीटी 2 में बैठोगे तो यही साइंस आपकी कितने नंबर की हो जाएगी? 40 नंबर की। कितने नंबर की हो जाएगी? 40 नंबर की। और इन 40 नंबर में याद रखना है आपको कितने नंबर की फिजिक्स आएगी? फिजिक्स आएगी कितने नंबर की? 30 नंबर की। कितने नंबर की? 30 नंबर की। यानी सीबीटी फर्स्ट में जो 30 नंबर आपने पढ़े हैं, वो 30 नंबर आपको कहां पर काम करेंगे? सीबीटी 2 में भी काम करेंगे। और इसके साथ साथ में 10 नंबर हैं, वो किसके है? बेसिक साइंस और क्या है? इंजीनियरिंग है। यानी वर्कशॉप और कैलकुलेशन से आईटीआई में एक बुक लगती है ना? वो कुछ नहीं है, 30 और 10 40 तीनों, ये 30 और 10 कितनों के? 40। 40 के 40 नंबर क्या है? आपकी फिजिक्स है। 40 के 40 नंबर क्या है? फिजिक्स है। ठीक है ना? तो यहां पर जो आपने पढ़ा मैटर है वो आपको काम में आएगा। कहां पर? सीबीटी 2 में भी। याद रखना सीबीटी 2 में पूरी की पूरी क्या है? फिजिक्स है। वहां पर न तो केमिस्ट्री का रोल है और न किसका रोल है? बायो का रोल है। ठीक है। और मैं इतना बता दूं, मैं जहां जहां पर पढ़ा रहा हूं एएलपी की साइंस वहीं मिलेगी आपको, और एएलपी की साइंस किसी भी कोचिंग में नहीं मिलेगी। ठीक है। किसी भी कोचिंग में चले जाना, एएलपी की साइंस आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। अब देखेंगे अपन पढ़ाते क्या है और हमें पढ़ना
क्या है। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर आपका कौन सा, बोलो। यही चीज है, बस नंबर, क्वेश्चन के नंबर बदल जाएंगे। इसमें 20 नंबर की साइंस है, पेपर कितने होंगे, 2 होंगे। पहला पेपर पास हुआ तो दूसरा पेपर दे सकते हो, वरना दूसरा पेपर नहीं दे सकते। खेल आपका यहीं पर क्या हो गया, खत्म हो गया है। ठीक है ना, यहां पर अगर पहला पेपर आपने पास कर लिया तो दूसरा पेपर पास करने के लिए 40 नंबर की क्या पढ़नी है आपको, साइंस पढ़नी है आपको। और साइंस में भी मेन क्या पढ़ना है आपको, फिजिक्स ही है, और न केमिस्ट्री न बायो है। ठीक है, एनटीपीसी में एक एग्जाम होगा जिसमें साइंस कितने नंबर की पूछी जाएगी, 25 नंबर की। और ग्रुप डी में भी कितना एग्जाम होगा, एक एग्जाम होगा जिसमें साइंस कितने नंबर की पूछी जाएगी, 25 नंबर की। हो सकता है अब की बार सिस्टम क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है ना, 20 नहीं हो सकते, पेपर हो सकते हैं कितने हो जाएं, 2 हो जाएं। क्यों, क्योंकि रेलवे का सिस्टम अब की बार चेंज होने जा रहा है। क्या चेंज होने जा रहा है, आईटीआई तो मांग रहे हैं, जो मांग ही रहे हैं, उसके साथ साथ में सीईटी क्या क्लियर करना पड़ सकता है, सीईटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपको सेंट्रल सरकार के एग्जाम के लिए भी क्या करना पड़ सकता है, फाइट करना पड़ सकता है। यानी सीईटी क्लियर होगी तो आप कहां पर बैठोगे, ग्रुप डी और एनटीपीसी और बैंक एग्जाम के अंदर बैठोगे, अन्यथा नहीं बैठोगे। ठीक है ना, तो सीईटी राजस्थान के अंदर भी तो लागू है, लेकिन सेंट्रल सरकार सभी वैकेंसियों के अंदर लागू करने की क्या कर रही है, सोच रही है। ठीक है ना, तो आप याद रखना है, अगर सीईटी मांग लिया तो पेपर कितने फाइट करने पड़ गए, 2 पेपर फाइट करने पड़ गए। एक तो कौन सा, सीईटी का, और फिर आपको पेपर देना पड़ेगा कौन सा, ग्रुप डी का और एनटीपीसी का। ठीक है, और एक बात और बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हो एएलपी की, तो कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं। किस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, मैथ और रीजनिंग पर क्या करते हैं भी, ज़्यादा फोकस करते हैं। मेरा मानना ये है कि आप कितने स्टूडेंट बैठे हो, ये 5-7 जो आप अभी आज के दिन स्टूडेंट बैठे हो, ठीक है, इनमें मैथ और रीजनिंग लगभग आपकी कॉमन है, सबकी समान है। मैं ये कहूँ कि कोई 2-4 एक स्टूडेंट ऐसे होंगे आप में से जो आप 6-7 स्टूडेंटों में 4-5 नंबर ऊपर लेके आ सकता है। ऊपर नीचे हो सकते हो 4-5 नंबर, इससे ज़्यादा आप नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो ये मान के चलो कि मैथ रीजनिंग जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे उनमें सब में लगभग लगभग क्या मिलेगी आपको, समान मिलेगी, है ना। पकड़ किस पर नहीं होगी, साइंस पर, और किस पर नहीं होगी, जीके पर। ठीक है ना, अगर इन दो सब्जेक्ट को माने तो कितने नंबर के हैं, 30 नंबर के। और 30 नंबर में से यदि आप 22 से 25 नंबर बिना नेगेटिव मार्किंग के लेके आ रहे हो, तो याद रखना आपका सिलेक्शन सीबीटी फर्स्ट में श्योर है। ठीक है ना, सिलेक्शन रेशियो कौन रखेगा आपका, जीके और क्या रखेगी, साइंस रखेगी। अब जीके ऐसा नहीं पढ़ना है जैसे कोचिंगों के अंदर पढ़ाया जाता है कि हाँ ये पढ़ते जाओ, ये संसद पढ़ते जाओ, है ना, राष्ट्रपति पढ़ते जाओ, राज्यपाल पढ़ते जाओ, मुख्यमंत्री पढ़ते जाओ, प्रधानमंत्री पढ़ते जाओ, सारी की सारी चोटियां पढ़ते ना, ये नहीं पढ़ना है। पीछे पेपर देखो किस प्रकार का जीके पढ़ा है। पीछे वाले पेपर अगर आपने पढ़ लिए, व्याख्या सहित प्रत्येक ऑप्शन को पढ़ लिया, तो 10 नंबर उनसे बाहर नहीं जाएंगे। बात अलग है कि जो एग्जाम होगा उस समय करंट अफेयर क्या बना है, वो करंट अफेयर यहाँ पर क्या रखेगा, बहुत ज्यादा मायने रखेगा। हो सकता है 5 प्रश्न आपको करंट अफेयर के पूछ ले, 5 प्रश्न आपको किसके पूछ ले, स्टैटिक्स जीके के पूछ ले। हो सकता है 10 के 10 प्रश्न आपको किसके पूछे जाए, करंट जीके के पूछे जाए। हो सकता है 10 के 10 प्रश्न आपको किसके पूछे जाए, स्टैटिक्स जीके के पूछे जाए। स्टैटिक्स जीके का अर्थ हो गया, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, उस प्रधानमंत्री के समय याद रखना है उपराष्ट्रपति कौन था, उस प्रधानमंत्री के समय राष्ट्रपति कौन था, या फिर राष्ट्रपति के समय प्रधानमंत्री कौन था। सबसे बड़ी हिमालय चोटी कौन सी है, सबसे छोटी हिमालय चोटी कौन सी है, सबसे बड़ी रेलवे लाइन कौन सी है। ठीक है ना, आपने ये पूछा है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे की जो लाइन है वो कब से शुरू की गई थी। ठीक है, ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भाप इंजन का आविष्कार सबसे पहले कब हुआ था, ये इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपसे स्टैटिक्स जीके के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न आपको मैं बता दे चलता हूं, आप पुराने पेपर या तो पुराने पेपर ले आओ साइट से डाउनलोड कर लो, या फिर कोई एक ऐसी बुक देखो जिसमें रेलवे के पुराने पेपर आपको मिल जाए, चाहे वो रेलवे पुलिस के हों, चाहे वो आरआरबी के हों, या फिर वो एनटीपीसी ग्रुप डी जो आपकी एएलपी है इसके हों, पुराने पेपर आपके पास में होने चाहिए। ठीक है ना, बुक आती है बहुत सारी है मार्केट के अंदर, कोई सी स्पीडी आती है, लेकिन स्पीडी पढ़ करके आप पेपर फाइट नहीं कर सकते। ठीक है ना,
पेपर फाइट करना है तो और बहुत सारी बुक आती है, अदर आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। स्पीडी एक वन लाइनर है, उस वन लाइनर को पढ़ करके आप पेपर फाइट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास में हथियार होना चाहिए, और वो हथियार कौन सा है? एक तो सिलेबस, और दूसरा हथियार होना चाहिए आपके पास में पुराने पेपर। ठीक है ना, बाकी बंदूक अपन यहाँ चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात? है हाँ, हथियार होना चाहिए। हाँ, इतनी बात मैं बता दूं, साइंस के अंदर जो 20 प्रश्न आएंगे ना, वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपकी कॉपी में से ही होंगे 20 के 20 प्रश्न। ठीक है, बात अलग है अगर बिल्कुल किसी एग्जामिनर का माथा घूमा हुआ है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि बीच में कंप्यूटर घुसा दे। समझ रहे हो मेरी बात? है आ जाता है ना कई बार कंप्यूटर के प्रश्न आ जाते हैं, नहीं आ जाते? अब वो कंप्यूटर के प्रश्न आ गए, वो अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, उसका मेन मकसद ये होता है भीड़ को क्या करना? कम करना। भीड़ को कम करने के लिए हो सकता है साइंस भी आपको कितनी टफ पूछी जा सकती है, और साइंस अगर टफ न पूछी जाए तो हो सकता है कुछ एक आधा प्रश्न इस प्रकार दे दिया जाए जो आपके सिलेबस में न हो और आ जाए। ठीक है, कई बार कंप्यूटर के प्रश्न आ जाते हैं, है ना, हमें लगता है कि कंप्यूटर सिलेबस में नहीं है, लेकिन पुराने पेपर आरआरबी के जो पुराने पेपर है ना, उनमें जो कंप्यूटर आया है वही पढ़ के जाना है, उससे बाहर कंप्यूटर नहीं पढ़ के जाना है। वरना RSCIT की बुक आती है एक छोटी सी, वो पढ़ के चला जाना, उससे बाहर कंप्यूटर पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर क्या नाम है बताओ? फिजिक्स। तो सिलेबस में पहला पोर्शन अपन स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? फिजिक्स। और फिजिक्स में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बताओ? चैप्टर पहला ही है। इस चैप्टर से CBT 1 एग्जाम में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, और CBT 2 एग्जाम में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। यहां से प्रश्न या तो कहां से पूछा जाएगा? मापन से पूछा जाएगा, या प्रश्न कहां से पूछा जाएगा? मात्रक से पूछा जाएगा, या प्रश्न कहां से पूछा जाएगा? विमा से, या फिर क्या पूछा जाएगा? मापक यंत्र से, है ना। अब मात्रक से पूछा जाकर, मात्रक पूछ करके सामने क्या आप लिख सकते हैं? विमा लिख सकते हैं। भौतिक राशि लिख करके उसकी क्या लिख सकती है? मात्रक लिख सकते हैं। मिलान करना होगा आपको, कौन सी राशि की कौन सा मात्रक होगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, है ना। कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अब 4 राशियां दे दी, और 4 राशियों को आपको पहचानना पड़ेगा कि उनके मापक यंत्र कौन कौन से हैं, उनके मापक यंत्र सामने कौन कौन से हैं। ठीक है ना, पहले बात अपन करते हैं मापन क्या है। मापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। मापन, और मापन को इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट। जो भी स्टूडेंट है ALP की तैयारी कर रहे हैं ना, देखो फीस इससे ज्यादा तो और क्या कम होगी? और कम हो सकती है क्या सुरेंद्र? 500 रुपए से और कम हो सकती है क्या फीस? हो सकती है? हो सकती है, तो फिर भाई एक काम करते हैं, फिर मैं इनको कह दूंगा कि सब कुछ आप ही रख लो, मुझे तो कुछ मत दो चाहे। फिर बात तो एक ही होगी। या तो ये कहेंगे कि सर इतनी को तो इतनी फीस हम तो क्या लें, आप ही ले जाओ, या फिर मैं ये कहूँगा कि इतनी फीस मैं तो क्या लूँ, आप ही रख लो। है कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 500 रुपये। अरे एक बात और बताऊं, अगर फ्री की शिक्षा ग्रहण कर रहे हो ना आप, तो उस शिक्षा का आप महत्व ही नहीं समझते। सेम ही है, और नहीं, ऑफलाइन कोर्स की अलग रहेगी। ऑफलाइन, हाँ ऑफलाइन अलग रहेगी, ऑनलाइन अलग। ऑनलाइन मंथली कितने रुपए की रहेगी? 500 रुपये की। ठीक है, ऑफलाइन अलग है, वो मंथली के हिसाब से नहीं है, पूरा पैकेज है उस कोर्स का। ठीक है, वो डिसाइड करके बता दी जाएगी। है ऑफलाइन के साथ में ऑनलाइन मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, समझ गया बात? वो मेरे हाथ में नहीं है, वो संस्था वाले जाने क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। मेरा सिर्फ और सिर्फ मेन चीज़ यही है कि मैं आपको मंथली 500 रुपये के हिसाब से पढ़ाऊंगा। इससे कम मैं कर नहीं सकता, और इससे ज़्यादा मैं ले नहीं सकता। ठीक है, अब 500 रुपये भी देने में अगर कोई ये सोचेगा कि 500 रुपये बहुत है, तो भाई एक बार आप 10 दिन मेरी क्लास लेकर के देखो, फिर सूरतगढ़ में जो जो साइंस पढ़ा रहे ना, वहाँ आप घुमाना,
फिर बता देना कि सर हाँ 500 रुपये ज़्यादा है। ठीक है। मापन क्या होता है? मापन क्या होता है? क्या होता है मापन? है? मापन किसी राशि का होता है, ये तो बात है। और उस राशि को अपन देखते हैं किसके संदर्भ में? वस्तु के संदर्भ में। मैंने कहा इस बोतल के अंदर पानी कितना है, तो पानी को आप किस में मापोगे? लीटर में। और लीटर इसका क्या है? आयतन है। इस वस्तु का आयतन है या नहीं है? तो किसी भी भौतिक राशि को किसी वस्तु के संदर्भ में लेकर के उसका कोई संख्यात्मक मान अपन प्रस्तुत कर दें, तो वो संख्यात्मक मान ही क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। ठीक है। जैसे आप गए किसी दुकान पर, और दुकान पर जाकर के आपने कहा कि मुझे चीनी चाहिए। क्या चाहिए? चीनी। अब सामने वाला क्या पूछेगा? कितनी चाहिए? तो आप कहोगे किलो एक दे दो। और कितनी किलो? कि 2 किलो दे दो। ठीक है। अब चीनी की मात्रा किस में मापते हैं अपन? द्रव्यमान। क्या है ये? द्रव्यमान। जाकर के ये तो कहेंगे। अब द्रव्यमान को किस में मापा? किलोग्राम में। ये तो क्या है? ये तो भौतिक राशि है। ये क्या है? सॉरी, ये तो क्या है? मात्रक है। ये क्या है? मात्रक है। और द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान है भौतिक राशि। द्रव्यमान क्या है? भौतिक राशि है। मैंने कहा किसी भौतिक राशि का किसी वस्तु के संदर्भ में, वस्तु क्या है? चीनी है। इस वस्तु के संदर्भ में मानक मात्रकों के आधार पर शुद्ध संख्यात्मक मान अगर लिख दें, तो वो शुद्ध संख्यात्मक मान क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। आपने तोल दिया और तोल कर एक संख्या प्रदर्शित कर दी। कितनी संख्या प्रदर्शित कर दी? 2। क्या कर दिया आपने? 2 लिख दिया। ये 2 ही क्या है? इसका क्या है? मापन है। 2 क्या है? मापन है। अब मानक मात्रक, मानक मात्रक का अर्थ क्या हुआ? मानक मात्रक का अर्थ ये हुआ है कि ये जो मात्रक हमें दिए गए हैं, ये किसी के द्वारा क्या है? डिसाइड किए गए हैं, और इन्हीं के ऊपर हमें चलना होता है। अपनी आप से अपन 2 किलो का बाट नहीं बना सकते। 2 किलो का बाट बन के आया है, उस आधार पर अपन उसके वजन के हिसाब से 2 किलो का क्या बना सकते हैं? बाट बना सकते हैं। बना सकते हैं, नहीं बना सकते? ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? ये प्रस्तुत किए मापक, तोल, जो भी आपकी प्रणाली है ना, उसके द्वारा ये क्या किए गए हैं? मात्रक प्रस्तुत किए गए हैं। इन मात्रकों के आधार पर हम क्या करते हैं? मापन करते हैं। ठीक है। तो चीनी आपके पास में वस्तु थी जिसकी राशि क्या है? द्रव्यमान है। और इस द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम है। और तोला तो आपके पास में संख्या कितनी आई? 2। यानी चीनी कितनी हुई? 2 किलोग्राम हुई। और 2 किलोग्राम, 2 क्या है? इसका माप है, मापन है इसकी। ठीक है। इसी प्रकार आप कपड़े की दुकान पर गए, और कपड़े की दुकान पर जाकर के आपने कहा कि सेठ जी क्या चाहिए? कपड़ा। और कपड़ा ये तो नहीं कि आप जाकर के ये कहोगे कपड़ा लीटर में चाहिए, नहीं कहते ना। कपड़ा किस में चाहिए? कपड़ा चाहिए मीटर में। और मीटर क्या है? तो मीटर आप ये कहोगे कि मीटर गुरुजी क्या है? मीटर है द्रव्यमान, नहीं, ये राशि है। क्या है ये राशि है। और इस राशि की माप आपने कही कि गुरुजी 5 मीटर में क्या बनता है? कपड़ा बनता है। तो 5 मीटर क्या चाहिए? 5 मीटर क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। सॉरी, मीटर नहीं, ये आप कपड़ा लंबाई में लो। आप क्या लोगे? लंबाई। तो ये लंबाई हुई, और लंबाई का मात्रक क्या हुआ? मीटर। ये क्या है? मात्रक है। और लंबाई क्या है? लंबाई है राशि। लंबाई क्या है? राशि। और याद रखना इस राशि की माप क्या है? तो आप कहोगे 5। ये क्या है? मापन है। ये क्या है? मापन है। ये भौतिक राशि है। इस भौतिक राशि को किसी वस्तु के संदर्भ में लिया आपने, और वस्तु के संदर्भ में लेकर मानक मात्रकों के आधार पर, मानक मात्रकों के साथ में तुलना करने के बाद आपने उसकी संख्या लिख दी। उसकी संख्या का मान आपने क्या कर दिया? प्रदर्शित कर दिया। वही संख्या उस वस्तु का क्या कहलाएगी? मापन कहलाएगी, माप कहलाएगी। ठीक है ना। आपने किसी भौतिक राशि को किसी वस्तु के संदर्भ में लिया। चीनी क्या है? एक प्रकार की वस्तु है। इस भौतिक राशि को इस चीनी के संदर्भ में लिया, और मानक मात्रकों के आधार पर इसकी क्या लिखी? आपने संख्या प्रस्तुत की है। और ये संख्या ही क्या कहलाई? इसका मापन कहलाया। क्या कहलाया? मापन कहलाया। ठीक है ना। इसी प्रकार आप डेयरी पर गए, और डेयरी पर जाकर के आपने क्या क्या कहा कि दूध चाहिए।
अब दूध को किस में मापते हैं? दूध का क्या होता है? आयतन। दूध का क्या होता है? आयतन। तो आयतन क्या है? आयतन है एक भौतिक राशि। आयतन क्या है? एक भौतिक राशि। और इस आयतन की माप आपने पूछा, आपसे पूछा तो आपने कहा कि 3 लीटर क्या चाहिए? दूध चाहिए। 3 लीटर क्या चाहिए? दूध चाहिए। तो आयतन को किस में मापते हैं? लीटर में मापते हैं। और ये तो लीटर तो क्या हुआ? लीटर तो हुआ मात्रक। लीटर तो क्या हुआ? मात्रक। और इस मात्रक की बात करें तो कौन किस किस राशि का मात्रक है ये है आयतन का। तो आयतन की माप कितनी ली आपने? आयतन की माप लिया आपने 3। तो ये क्या है? ये मापन है, ये माप है, मापन है। तो याद रखना है, दूध का जो आपने आयतन लिया था वो आयतन थी एक भौतिक राशि, और उस भौतिक राशि का मात्रक क्या था? लीटर। और इस लीटर की माप क्या है? तो आप कहोगे 3। ठीक है ना? दूध आपके पास में वस्तु है, इस वस्तु को किसी भौतिक राशि के संदर्भ में लिया, इस भौतिक राशि की मानक मात्रकों के आधार पर आपने क्या किया है? किसी संख्या के साथ में क्या कर दिया? तुलना कर दी। तो ये जो संख्या है इसके साथ में तुलना करने के बाद में आपने संख्या लिखी है, ये संख्या ही मुख्य रूप से क्या है? इसका मापन है। क्या है? इसका मापन है। समझ में आएगी बात? ठीक है। अगर किसी को डाउट होता है तो साथ साथ में पूछ लेना, कोई बात नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि क्लास ऑनलाइन चल रही है तो बिल्कुल शंका मन में से निकाल देना। पर्सनल बैच का अर्थ यही है कि आप कुछ भी यहाँ पर आपकी जो शंका है रिलेटिव, पढ़ाई से रिलेटिव, सब्जेक्ट से रिलेटिव, आप पूछ सकते हो। ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब डाउट ही क्लियर नहीं होंगे तो फीस भरने का कोई मतलब नहीं है। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि बैच 6 महीने में कंप्लीट हो रहा है, बैच 8 महीने में कंप्लीट हो रहा है। अभी वैकेंसी की कोई अता पता नहीं है। वैकेंसी कब आएगी, है ना? दूसरे महीने में आएगी, चौथे महीने में आएगी, छठे महीने में आएगी, किसी को पता नहीं है। ठीक है? वैकेंसी आएगी जरूर, लेकिन आएगी तब आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है? बहुत कम क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। और जहां तक मेरी उम्मीद, मेरा मानना ये है कि वैकेंसी की घोषणा कर दी जाएगी कि इतने पदों पर क्या आएगी? वैकेंसी आएगी। एक बार भीड़ भी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, लेकिन एग्ज़ाम सरकार बनने के बाद ही होगा। सेंट्रल सरकार जब दोबारा बन जाएगी तब जाकर के आपका क्या होगा? एग्ज़ाम होगा। लेकिन पहले से ही आपको क्या रहना है? तत्पर रहना है। समझ में आ गई बात? ठीक है? क्योंकि सबसे बड़ी अब की बार चेंज क्या हुआ है कि पहले तो अपन क्या लेते थे? एग्जाम जो लेते थे, एएलपी एग्जाम है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम है, जोन वाइज अलग अलग दिन एग्जाम होते थे। अब की बार जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे, जितने स्टूडेंट बैठेंगे, उन सब का एक दिन क्या होगा? एग्जाम होगा। अब एक दिन एग्जाम करवाने के लिए तैयारियां बहुत पहले से करनी पड़ती है। अब मैं ये कहूँ कि 2.5 करोड़ फार्म भरे गए, अब 2.5 करोड़ का एक साथ ऑनलाइन क्या लिया जाएगा? एक ही समय पर टेस्ट लिया जाएगा, तो उसके लिए पहले तो तैयारियां तो होनी चाहिए, है ना? सरकार को पहले से अपने आप को क्या करना चाहिए? मजबूत करेगी। वो अलग अलग जगह सेंटर स्थापित करेगी, अलग अलग क्या बने? कंप्यूटर रखे जाएंगे, उच्च क्वालिटी के क्या रखे जाएंगे? कंप्यूटर रखे जाएंगे। अब मैं ये कहूँ कि यहाँ आकर के ऑनलाइन एग्जाम दे दो, हैं? तो कंप्यूटर नहीं चल रहे भाई, एग्जाम कहाँ होगा? तो एग्जाम तो आपका किस पे होगा? कंप्यूटर पर होगा। ठीक है ना? ऑनलाइन होगा। तो तैयारी अपने आप को पहले से रखनी है। मापन समझ में आया क्या है? लिखो परिभाषा। किसी भौतिक राशि का, किसी भौतिक राशि का किसी वस्तु के संदर्भ में, किसी वस्तु के संदर्भ में दिए गए मानक मात्रकों की तुलना में, दिए गए मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना, शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। मापन कहलाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। किसी भौतिक राशि का किसी वस्तु के संदर्भ में दिए गए मानक मात्रकों की तुलना में
मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना, शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है, मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। लिखा? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? अब क्या प्रश्न बनेगा, पहचान सकते हो आप? आपसे कह दिया जाए आयतन का मापन निम्न में से है, लिख दिया जाए कि 5 लीटर, 6 किलोग्राम, 7 किलोग्राम, है ना, और आपको बोल दिया जाए 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो क्या बताओगे आप? हैं, लीटर वाला क्या है, आयतन है ना, उसकी माप कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 5 दे रखी, तो उसका आयतन का मापन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सीधी सी बात है, प्रश्न नहीं बनेगा, प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न कहां से बनेगा? हेडिंग डालो, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, और अब आपके प्रश्न बनने यहां से क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। ठीक है, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां। राशि क्या है? कुंभ नहीं है, हैं? राशि क्या है? पदार्थ का एक गुण है। क्या है? पदार्थ का एक गुण है, और पदार्थ के इस गुण को अपन क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। माप करके अपन किस में लिख सकते हैं? संख्या में लिख सकते हैं। ठीक है ना? वो क्या कहलाएगी? राशि कहलाएगी। राशि क्या है? पदार्थ का एक गुण, जिस गुण को अपन क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, और माप करके किस में लिख सकते हैं? संख्या में लिख सकते हैं। तो संख्या तो क्या होगी? माप। क्या होगी? माप। और जिसको मापा है वो क्या होगी? राशि। जिसको मापा है वो क्या होगी? राशि। और किस में मापा है? किलोग्राम में मापा है, लीटर में मापा है, या फिर मिलीग्राम में मापा है, या मिलीलीटर में मापा है, वो उसकी क्या हो गया? मात्रक हो गया। क्या हो गया? वो मात्रक हो गया। ठीक है ना? तो परिभाषा लिखोगे आप, पदार्थ का वह गुण जिसे मापा जा सकता है। पदार्थ का वह गुण जिसे मापा जा सकता है। पदार्थ का वह गुण, वह गुण जिसे जिसे मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, क्या कहलाती है? राशियां कहलाती है। तथा इनकी माप को, तथा इनकी माप को, इनकी माप को संख्या के रूप में लिख सकते हैं। संख्या के रूप में, संख्या के रूप में, रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या कहलाएगी? भौतिक राशि कहलाएगी। फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएगी, भौतिक राशि कहलाएगी। अब भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? इसको अपन 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो किस आधार पर? दिशा व
परिमाण के आधार पर। किस आधार पर? दिशा व परिमाण के आधार पर। और एक किस आधार पर? अरे वो तो होगी सदिश और अदिश, और एक होती है प्रदिश, ठीक है ना। दूसरा वर्गीकरण क्या है हमारा? एक तो हो गया है किसके आधार पर? दिशा व परिमाण के आधार पर। और दूसरा वर्गीकरण है शायद मात्रक के आधार पर, है ना, मात्रक के आधार पर। अपन पहले पढ़ेंगे किसके आधार पर? पहला वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं किसके आधार पर? पहला वर्गीकरण पढ़ रहे हैं दिशा व परिमाण के आधार पर राशियां। दिशा व परिमाण के आधार पर, परिमाण के आधार पर, परिमाण के आधार पर, आधार पर राशियों के प्रकार, राशियों के प्रकार। दिशा व परिमाण के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? अभी पता है ना कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है सदिश राशि। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। नंबर 1 में याद रखना है सदिश राशि। और सदिश राशि को क्या कहते हैं बताओ? इंग्लिश में क्या कहते हैं? सदिश राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे आपने थ्योरी में पढ़ा है? नहीं पढ़ा? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। और दूसरी राशि कौन सी है? दूसरी है सदिश राशि, सॉरी अदिश राशि। कौन सी है? अदिश राशि, अदिश राशि। और अदिश राशि को किस नाम से जानते हैं इंग्लिश में? हैं? अनवेक्टर है? तो फिर एक्टर और अनएक्टर है? अदिश राशि को कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज। ये क्लास जब भी YouTube पर ऑनलाइन रहेगी, आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बड़े भाई के नाते आप सबको क्या करना है? क्लास को शेयर करना है, ताकि आपके कांटेक्ट में जितने भी ITI वाले स्टूडेंट हैं उनको पता तो चले कि हमारे सिलेबस में चीज़ क्या है, हमें पढ़नी क्या है, ठीक है ना, और पढ़ाया हमें क्या जा रहा है, ठीक है। तो किसी का भला हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं फीस के लिए कह रहा हूँ, भले ही आप स्टेटस न लगाओ, लेकिन कंटेंट के मामले में बात की जाए, ALP का कंटेंट वास्तविक क्या कंटेंट है, वो कंटेंट बच्चों तक पहुंचे, तब तो पढ़ाने का क्या है, मज़ा ही अलग है, ठीक है ना। पढ़ने और पढ़ाने का क्या है, मज़ा ही अलग है। वरना हम यहाँ आएंगे, मुझे तो क्या करना है, यहाँ पर कोर्स इनको देना है, आप आओगे तो भी मैं दूंगा और नहीं आओगे तो भी मैं दूंगा कोर्स, तो ठीक है। लेकिन बच्चे आएंगे तो उनको पता तो चले कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो 2 प्रकार की राशियां हैं, किस आधार पर? एक तो याद रखना है किसके आधार पर? दिशा व परिमाण के आधार पर, सदिश राशि और अदिश राशि, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सी राशि? सदिश राशि। एडिंग डालो, सदिश राशियां। क्या पढ़ेंगे? सदिश राशियां। सदिश राशियां 1 नंबर, और 1 नंबर में अपन पढ़ रहे हैं सदिश राशियां, सदिश राशियां। वेक्टर क्वांटिटीज अपन पढ़ रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है मनोज कुमार? सदिश राशियां जिसकी दिशा हो, केवल दिशा से पता लगा लेंगे, दिशा और परिमाण, यानी परिमाण के साथ साथ में क्या होनी चाहिए?
दिशा होनी चाहिए। ऐसी राशियां क्या कहलाएगी? सदिश राशियां कहलाएगी, ठीक है ना। तो जैसे आपने कहा, मान लीजिए हमारे पास में ये क्या है, एक कुआं है, ये क्या है, कुआं है, और इस कुएं की क्या है, ये वॉल है, दीवार है बाहर की तरफ, और इस दीवार पर क्या है भाई, एक बंदा खड़ा है, और आपसे कहा जाए कि लो भी बल लगाओ, और कितने न्यूटन बल लगा, कि 5 न्यूटन बल लगा। तो आपको तो सिर्फ उसने क्या बोला है, बल लगाने के लिए बोला है। क्या लगाने के लिए बोला है? बल लगाने के लिए बोला है। लेकिन याद रखना है, बंदा खड़ा था कहां पर, यहां पर, ठीक है। और आपको तो ये बोला कि बल लगा, लेकिन ये नहीं बोला किस दिशा में लगा। तो उसने बल लगाने के लिए बोला, तो आपने बल लगा दिया किस दिशा में, इस दिशा में, और ये बंदा कहां पर गिर गया, कुएं में गिर गया। बल कितने न्यूटन का लगा, कि 5 न्यूटन का क्या लगाया आपने, बल लगाया। परिमाण तो लगा दिया, लेकिन दिशा नहीं बताई, और दिशा नहीं बताई तो काम खराब हो गया, है ना। तो ऐसी राशियां जिसमें याद रखना है, परिमाण के साथ साथ में किसकी आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता हो। तो बल को बताना चाहिए ना कि किस साइड लगाना है, भी तेरी तरफ लगाना है या कुएं की तरफ लगाना है, नहीं क्या, दिशा होगी ना। अब अपन चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, और चलते 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 देखा कि कोई इस रास्ते में टकरा गई, है ना। तो कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, है ना, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। दिशा फिक्स नहीं है, किधर भी जा सकते हैं। लेकिन वो क्या होगी आपकी, दूरी तय कर रहे हो ना आप, दूरी क्या होगी आपकी, अदिश राशि होगी। लेकिन याद रखना, बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्योंकि बल में हमें परिमाण के साथ साथ में किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है। दूरी में याद रखना है, परिमाण बताया जाता है लेकिन दिशा नहीं बताई जाती। आप यहां से चलना स्टार्ट किया आपने, और आप इस दिशा में भी गए, यहां गए, यहां गए, आपकी दिशा कोई डिसाइड है नहीं है, दिशा आपकी डिसाइड नहीं है। तो दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है, जबकि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। दूरी में आखिर में परिमाण आ जाता है कि आपने टोटल कितने मीटर दूरी चली, इतने मीटर दूरी चली, लेकिन आप गए तो बहुत जगह घूमते घूमते गए हो, दिशा आपकी एक नहीं है, दिशा बदल रही है आपकी। तो याद रखना, दूरी क्या है, अदिश राशि है। सदिश राशियां, तो याद रखना, सदिश राशियों को कैसे डिफाइन करोगे, सदिश राशियों में लिखना है आपको परिमाण के साथ साथ में, परिणाम मत लिख लेना, परिमाण लिखना है आपको। परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ, के साथ किसकी आवश्यकता हो, के साथ दिशा की आवश्यकता हो। परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता हो, तो हम उस राशि को क्या कहेंगे, उस राशि को कहेंगे सदिश राशि। क्या कहेंगे, सदिश राशि। और सदिश राशि को लिखने का तरीका क्या है, तो याद रखना है, लिखने का तरीका है कि उस राशि के संकेत को लिख दिया जाता है। परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, होती है। उस राशि के संकेत को, जैसे मैंने कहा कि आपके पास में एक कोई राशि है, तो इसको सदिश के रूप में निरूपण करना है, तो इसके ऊपर किसका निशान आएगा, तीर का, वेक्टर का क्या आएगा, निशान आएगा। जो हमें ये बता रहा है, वेक्टर किसको निरूपित करता है, तीर का निशान सदिश को क्या करता है, निरूपित करता है। यानी ये तीर जो बता रहा है, ये दिशा को बता रहा है। तीर किसको बता रहा है, दिशा को। तीर का जो निशान आगे वाला जो सिर है, वो दिशा को बता रहा है, और जो इसकी लंबाई है वो इसके परिमाण को बताती है। लंबाई किसको बताती है, परिमाण को। तो पूछा जाए, वेक्टर के ऊपर या सदिश के ऊपर जो तीर का निशान है, उसका शीर्ष किस बात को बताता है, शीर्ष बताता है दिशा को, शीर्ष बताता है दिशा को। और इस तीर की लंबाई किस चीज को बताती है, परिमाण को बताती है ना। ये सदिश को लिखने का क्या है, तरीका है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कौन सी राशि सदिश है और कौन सी अदिश है, तो रटना नहीं है आप, जैसे एक बार लिखोगी भी नहीं, लिख लेना, बाद में मैं कहूं तब, पहले आप सुनो। आपसे कहा जाए आवेग, आपसे कहा जाए आवेग, कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश, ठीक है ना, आवेग। और आवेग के बाद में याद रखना है क्या, बल। और उसके बाद में याद रखना क्या, त्वरण। और उसके बाद में याद रखना क्या, विस्थापन, विस्थापन। और याद रखना है विस्थापन के बाद में
संवेग, क्या याद रखोगे? संवेग। संवेग के बाद में याद रखना है क्षेत्रफल सदिश, क्या याद रखोगे? क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। सीधा क्षेत्रफल आ जाए तो अदिश राशि है, और क्षेत्रफल के साथ में नाम लिखा हो क्या? सदिश, तो याद रखना कैसी राशि है? सदिश राशि है। आवेग, बल, त्वरण, विस्थापन, संवेग, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के साथ में नाम याद रखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी तीव्रता? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? तो याद रखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? तो आपको याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। कैसी राशि है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, ठीक है ना। और आवेग है, बल है, त्वरण है, विस्थापन है, संवेग है, और उसके साथ साथ में याद रखना है वेग। क्या याद रखोगे? वेग, है ना। वेग भी कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। इतना लिखो एक बार, फिर मैं आपको और बताता हूं कौन कौन सी राशियां हैं वो सदिश है। और भी बहुत सारी राशियां हैं, आप सारी याद नहीं रख सकते, लेकिन याद रखना है। भार, भार भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। भार हमेशा किधर लगता है? नीचे की तरफ लगता है, तो दिशा हमेशा क्या रहती है? नीचे की तरफ, पृथ्वी की तरफ रहती है भार की दिशा, ठीक है ना। और विद्युत धारा कैसी राशि है? सदिश राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। लेकिन याद रखना है धारा घनत्व कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है ना। वेग के बाद में आप लिखोगे भार। क्या लिखोगे? भार। भार याद रखोगे। भार के बाद में धारा घनत्व याद रखोगे। भार के बाद में धारा घनत्व याद रखोगे। हैं? ताप प्रवणता, ताप प्रवणता, ताप प्रवणता यानी ताप का बहना किस दिशा में? उच्च दिशा से निम्न दिशा में, उच्च दिशा से निम्न दिशा में। तो याद रखना ताप प्रवणता भी क्या है? ये रहेगा आपका ताप प्रवणता। चाल प्रवणता छोड़ दो एक बार आप, प्रवणता, ठीक है। इसके साथ साथ में याद रखना है गुरुत्वाकर्षण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण के बाद में याद रखना है आघूर्ण। क्या याद रखोगे? आघूर्ण, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण और क्या याद रखोगे आप? आघूर्ण। ये सारी कैसी राशियां हैं? ये सारी सदिश राशियां हैं। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और एक और लिख लेना आप, घर्षण। घर्षण। और इनसे बना सकते हो आप क्या? कैसी राशि? सदिश राशि। इनका गुणनफल क्या होता है, ठीक है ना, पढ़ेंगे अपन। अदिश राशियां कौन कौन सी होती है? अदिश राशियां कौन कौन सी होती है? एक बात और याद रखियो आप, अगर आपसे ये पूछा जाए ना, देखो इन सब में क्या आ रहा है? इन सब में एक तो आ रहा है वह। क्या आ रहा है? वह आ रहा है ना। एक आ रहा है क्या? अणे, ठीक है। और एक आ रहा है यहां पर वह। क्या आ रहा है? वह। ये जो है, ये जिस राशि के साथ में आएंगे वो लगभग लगभग राशियां क्या होती है? सदिश होती है। क्या होती है? वो सदिश होती है। लेकिन इसके अपवाद रहेंगे। दाब, क्या है? दाब। घनत्व, घनत्व में क्या आ रहा है? वह आ रहा है, ठीक है ना। वो क्या है? अदिश राशि है। इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप, इतना याद रखना है, ये बस याद रखोगे, ठीक है। अगर ज्यादा याद रखना है आपको ट्रिक के साथ में, तो देखो आज, आज बिल्लू ने क्या लगाया? बल लगाया। आज बिल्लू ने बल लगाया, तब त्वरण के साथ में विस्थापन उत्पन्न हुआ। त्वरण के साथ में विस्थापन उत्पन्न हुआ। और याद रखना है बेगम, बेगम संवेग के साथ, संवेग के साथ भार लेकर के खेत में भागी। संवेग के साथ भार लेकर खेत में भागी। देखो आज बिल्लू ने बल लगाया,
तब त्वरण के साथ विस्थापन से बेगम बेगम संवेग के साथ भार लेकर खेत में भागी। खेत का क्या होता है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल सदिश याद रखना कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और याद रखना है क्षेत्रफल से ही क्या बनी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और याद रखना है क्षेत्रफल से ही बना है क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और याद रखना है फिर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र से आप याद रखना विद्युत धारा घनत्व। क्या याद रखोगे? धारा घनत्व। ताप प्रवणता, गुरुत्वाकर्षण, आघूर्ण और घर्षण। घर्षण की क्या होती है? दिशा होती है। जिस तरफ याद रखना गति की दिशा होती है, गति के विपरीत क्या लगता है? घर्षण लगता है। गति के विपरीत क्या लगता है? घर्षण लगता है। ठीक है ना? तो ये तमाम राशियां जो है वो आपकी कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। रख लोगे याद? ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप अदिश राशियां। नेक्स्ट कौन सी राशियां हैं? अदिश राशियां। पहचानना और भी सरल होगा, इनको और अपन डिटेल से पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आप किस प्रकार इसको पहचान सकते हो। ठीक है। दूसरी कौन सी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि। अदिश राशि की बात करें तो अदिश राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अदिश राशियां। अदिश राशियां को कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज। ए आएगा भी यहां पर, ठीक है ना? SCALAR स्केलर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज में आप याद रखना है अदिश राशियों में, अदिश राशियों में याद रखना है कि परिमाण के साथ में किसकी आवश्यकता नहीं होती? दिशा की आवश्यकता नहीं होती। परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दिशा की आवश्यकता नहीं होती। उसे अपन क्या कहेंगे? अदिश राशियां कहेंगे। केवल और केवल इनमें क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ठीक है। अब इनके ऊपर तीर लगाया जाएगा क्या? नहीं लगाया जाएगा। नहीं लगाया जाएगा। ठीक है ना? आपसे ये कहा जाए कि बताओ इनमें से सदिश कौन सी और अदिश कौन सी है? एक आपको ये दिया गया है और एक आपको क्या दिया गया है? ये दिया गया है। तो सदिश कौन सी है? ये वाली है। सदिश कौन सी है? ये वाली है। और अदिश कौन सी है? ये वाली है। क्यों? क्योंकि इस पर क्या है? इस पर वेक्टर का निशान है और इस पर भी निशान नहीं। निशान नहीं, इसका अर्थ क्या है? ये अदिश राशि है। ठीक है। अब आवश्यकता किस में नहीं होती? तो देखो उष्मा। उष्मा को आप क्या लिख सकते हो? ऊर्जा। क्या लिख सकते हो? ऊर्जा। उष्मा या ऊर्जा। फिर है समय। क्या है? समय। और उसके बाद में याद रखना है क्या है? हैं? याद रखो कार्य। क्या है? कार्य। और कार्य के बाद में याद रखो है उसको। आवेश। क्या याद रखोगे? आवेश। और याद रखना है क्या? आयतन। क्या याद रखोगे? आयतन। आयतन। और उसके साथ में याद रखोगे द्रव्यमान। क्या याद रखोगे? द्रव्यमान। द्रव्यमान के साथ में याद रखोगे क्या? दूरी। क्या याद रखोगे? दूरी। ठीक है ना? और घनत्व। क्या याद रखोगे आप? घनत्व। घनत्व के साथ में याद रखना शक्ति। क्या याद रखोगे आप? शक्ति। शक्ति के साथ में याद रखना क्या? धारा। क्या याद रखोगे? विद्युत धारा। और उसके साथ में क्या रहेगी? हाँ, धारा के साथ में विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स। क्या है? विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स।
चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है? ये अदिश राशियां हैं। कैसी राशि है? अदिश राशियां हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ में चाल कैसी राशि है? चाल अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है ना। चाल में दिशा नहीं बताई जाती, ठीक है। वेग में क्या बताई जाती है? दिशा बताई जाती है, ठीक है। उसके बाद में याद रखना क्या? दाब, क्या याद रखोगे? दाब। दाब भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। दाब भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। दाब और भार और बल, भार और बल कैसी राशि है? सदिश राशि। जबकि दाब कैसी राशि है? याद रखना है, अदिश राशि। अब बात आ जाए क्षेत्रफल की। किसकी बात आ जाए? क्षेत्रफल की। कैसी राशि है? अदिश राशि। जबकि क्षेत्रफल सदिश कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो क्षेत्रफल कैसी राशि है? लिखो अदिश राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि है? अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव कैसी राशि है? पृष्ठ तनाव अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव कैसी राशि है? अदिश राशि। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव कैसी राशि है? अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव कैसी राशि है? अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव के बाद में याद रखना है जड़त्व आघूर्ण प्रतिबल। क्या याद रखोगे? जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। और उसके साथ में याद रखना है प्रतिबल। क्या याद रखोगे आप? प्रतिबल, ठीक है ना। प्रतिबल, जड़त्व आघूर्ण प्रतिबल, ये तमाम राशियां कैसी राशि है? भी अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। क्षेत्रफल, पृष्ठ तनाव, जड़त्व आघूर्ण प्रतिबल, ये है अदिश राशियां। एक चीज और ऐड करो तो कर लेना, घूर्णन त्रिज्या। क्या लिखोगे आप? घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या। अब भाई इनसे भी बाहर आएगा ना तो आपको फिर समझ करके करना होगा। वो समझना कैसे है वो अपन अभी करेंगे। एक बार लिखो आप इतना, मेरे हिसाब से इनसे बाहर आपको सदिश और अदिश का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है? मैं मानता हूं आप कह रहे हो आवेश प्रवाह की दिशा को अपन क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। लेकिन सदिशों का गुणनफल होता है, योगफल होता है। और योगफल का कौन सा नियम? त्रिभुज नियम। योगफल का त्रिभुज नियम की धारा क्या नहीं करती है? पालन नहीं करती है ना। इसी आधार पर याद रखना है ये सदिश राशि नहीं मानी जाती। कैसी राशि मानी जाती है? अदिश राशि मानी जाती है, ठीक है। लिखो आप नेक्स्ट। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी राशि सदिश है कौन सी राशि अदिश है, पहली बात तो आपको ये याद रखना है इनमें से, ठीक है। वरना फिर आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाने का तरीका है कि यदि आपको ये दिया जाए सदिश गुणा सदिश, क्या दिया जाए? सदिश गुणा सदिश, तो याद रखना इनका गुणनफल हमेशा कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश प्राप्त होगी। कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश प्राप्त होगी। यदि दो सदिशों का गुणनफल आपको मिला है, इसका अर्थ है कि उसका जो परिणामी आपको प्राप्त होगा वो कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि प्राप्त होगी। समझ में आ गई बात? अगर आपको दो सदिश का भागफल मिला है, सदिश गुणा सदिश भाग क्या है? सदिश है। सदिश भाग क्या है? सदिश है। सदिश भाग सदिश है। तो भी याद रखना है आपको इनसे प्राप्त जो आपको मान प्राप्त होगा, राशि जो प्राप्त होगी वो कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि प्राप्त होगी। कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि प्राप्त होगी। और याद रखना है अदिश गुणा अदिश है। अदिश गुणा क्या है? अदिश गुणा अदिश है। तो याद रखना कैसी राशि प्राप्त होगी? सदिश नहीं होगी। याद रखना कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश ही प्राप्त होगी। क्या होगी? अदिश ही प्राप्त होगी। और अदिश भाग अदिश है। अदिश भाग क्या है? अदिश है। अदिश भाग आपको क्या मिला है? अदिश मिला है। तो भी याद रखना कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश। तो फिर सदिश कब प्राप्त होगी? तो याद रखना है अगर अदिश का गुणा किया है किसके साथ में? सदिश के साथ में। अदिश का गुणा किया गया किसके साथ में भाई? सदिश के साथ में। तो याद रखना मिलने वाली राशि कैसी प्राप्त होगी आपको? सदिश प्राप्त होगी। कैसी प्राप्त होगी? सदिश प्राप्त होगी। और
और साथ ही साथ याद रखना है आपको, अगर आपने भाग दिया है सदिश में किसका, अदिश का, सदिश में भाग दिया है किसका, अदिश का, तब याद रखना है आपको मिलने वाली राशि कौन सी प्राप्त होगी, तो याद रखना है सदिश प्राप्त होगी। बस इतना सीख लेना, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, ये अगर आपको याद है तो फिर आप सदिश और अदिश का प्रश्न गलत नहीं करोगे। ठीक है, थोड़े बहुत अपवाद आ जाते हैं, जैसे कि प्रस्तनाव है, जैसे कि दाब है। ठीक है ना, ठीक है, जैसे कि दाब के बाद अगर बात करें अपन, एक चीज और आएगी जो इसमें अपवाद है। ये दो तीन एक चीज अपवाद है जो आपको याद रखने हैं, बाकी आप आसानी से कर जाओगे। बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अब ये मत सोचना कि ये टॉपिक तो सरल है तो समझ आ रहा है, बाकी कठिन है तो पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे। मस्त पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, जी जान से पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल टेंशन मत लेना है। जिस दिन आपको ये लगे ना कि नहीं पढ़ा रहे, उस दिन आप, चाहे आप जितने भी दिन पढ़ के गए हो, फीस मत देना। चाहे 3 जने तो वैसे भी अपन फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक वाले बैठे हैं, बाकी को ऐसा लगे कि नहीं कंटेंट नहीं मिल रहा है एलपी का, तो आपको पूरी छूट है, आप बेझिझक जितने दिन पढ़ के गए हो अपनी फीस वापस ले जाना चाहे। ठीक है, पढ़ाऊंगा तो ऐसा पढ़ाऊंगा कि एएलपी का कंटेंट आपको पूरे सूरतगढ़ में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और कोचिंगों में भी साइंस पढ़ाई जा रही है, लेकिन जो कंटेंट एएलपी का है, न्यूमेरिकल बेस्ड कंटेंट है, वो कंटेंट आपको सूरतगढ़ में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत मेहनत की है मैंने 2018 या 2019 में, सुरेंद्र जी 2019 से ही पढ़ा रहे हैं अपन, है ना। 2018 में मैंने ग्रुप डी और एनटीपीसी का बैच निकाला था। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ मेहनत की है, तो किस पे की है, रेलवे को लेकर ही मेहनत की है। ठीक है ना, रेलवे के ही बैच को सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ाया है। ठीक है, टीचिंग के भी बैच निकाले हैं 1-2, लेकिन टीचिंग में इतनी कोचिंगों में मुझे मौका नहीं मिला जितना मुझे रेलवे में क्या मिला है, मौका मिला है। तो स्टार्टिंग से जो मेहनत चल रही है वो किस पे चल रही है, रेलवे पे ही चल रही है। ठीक है, तो मैंने वो देखी है चीज़ें कि कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं और किस प्रकार के, किस लेवल के क्या बन रहे हैं, प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन बन रहे हैं। एसएससी लेवल की तो साइंस आप बिल्कुल ही छोड़ दो कि एसएससी लेवल की साइंस पूछी जाएगी। मैं कहता हूँ एसएससी लेवल की साइंस अगर आपने पढ़ी है, उसमें से अगर 5 प्रश्न भी आपको मिल जाए ना, उस दिन आप मेरे मुंह पर आकर थूक जाना कि सर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा। एसएससी लेवल का जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है कोचिंगों के अंदर, उसमें से 5 प्रश्न भी आपको नहीं मिलेंगे। ये लेवल है असिस्टेंट लोको पायलट की साइंस का। क्यों सुरेंद्र जी, आपने तो एग्जाम देखा है ना। ये लेवल किसका रहेगा, असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम का रहेगा। आपको गुमराह करके ये सोच रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि यहाँ 45 लेक्चर के अंदर साइंस कंप्लीट होगी। मैं कहता हूं अगर एएलपी लोको पायलट की साइंस पढ़ें, एग्जाम बेस्ड साइंस पढ़ें, तो 150 लेक्चर से कम साइंस नहीं होती है। ठीक है, और हमें कितने घंटों में क्लास करवाई जाती है, 45 घंटों के अंदर 45 लेक्चर के अंदर साइंस पढ़ाई जाती है। पढ़ाई जाती है नहीं पढ़ाई जाती, कहाँ 45 घंटे और कहाँ 150 घंटे, रात दिन का फर्क है। 150 घंटे होने का अर्थ ये हो गया कि आपके पास में जो कंटेंट है ना 45 लेक्चर वाला, वो कंटेंट हाथ भी नहीं लगाएगा 150 घंटों वाली क्लास के। समझ में आई बात? ठीक है, तो मेहनत करनी है। मैं 150 घंटे से भी ऊपर ले जाऊंगा क्लासों को। कितने घंटों से ऊपर? 150 घंटों से ऊपर। और जिस दिन एग्जाम में बैठोगे ना, तो आप अपनी कॉपी मिला करके देख लेना कि हाँ प्रश्न 20 के 20 जो प्रश्न आए हैं वो मेरी कॉपी में से आए हैं। बस थोड़ी लैंग्वेज क्या हो सकती है, न्यूमेरिकल्स की है, आंकड़े क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो माध्यम रहेगा ना वो आपकी कॉपी से में ही प्रश्न उठेगा, बाहर नहीं जाएगा। और बिल्कुल भी किस्मत खराब है तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, 1% किस्मत भी तो होती है नहीं होती। मेहनत में कमी नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत लेना चाहिए आप। तो बताओ, जब सदिश का सदिश से गुणा किया जाएगा तो कौन सी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि प्राप्त होगी। और सदिश भाग सदिश, तो या तो बताओ कौन सी राशि? अदिश को अदिश से गुणा करोगे तो भी कौन सी राशि, और अदिश को अदिश से भाग दोगे तो भी कौन सी राशि, और अदिश का सदिश से क्या किया जाएगा, गुणा किया जाए तो भी कौन सी राशि, और सदिश को अदिश, सदिश में अदिश का भाग दिया जाएगा कौन सी राशि। अगर ऐसा आ जाए अदिश में सदिश का भाग दोगे तो भी कौन सी राशि, और अगर ऐसा आ जाए सदिश को गुणा किया अदिश के साथ तो भी कौन सी राशि, सदिश राशि। फर्क समझने का है, आपने किस कदर समझा है वो आपकी समझ पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, 2-4 एक अपवाद रहेंगे, बाकी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा।
बात करते हैं सबसे पहले किसकी? क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल एक भौतिक राशि है क्या? और क्षेत्रफल दो राशियों के गुणनफल से बना है। किससे बना है? दो राशियों के गुणनफल से बना है। और क्षेत्रफल बराबर होता है किसके? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई गुणा चौड़ाई की बात करें तो लंबाई एक प्रकार की कौन सी राशि है? दूरी है ना। और चौड़ाई भी क्या है बताओ? दूरी है। और दूरी कैसी राशि है? तो दूरी आप कहोगे अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। और अदिश का गुणा क्या है किसके साथ है बताओ? अदिश के साथ में। तो कौन सी राशि प्राप्त होगी? तो याद रखना है, क्षेत्रफल कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि है? अदिश राशि है। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है। दूसरी बात देखो, क्षेत्रफल के बाद में हमने लिया क्या? आयतन। क्या लिया है? आयतन। और आयतन की यदि बात करेंगे तो आयतन जो है वो बराबर होता है किसके दोस्तों? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। समझ में आ गई बात? बताओ लंबाई कैसी राशि? लंबाई कैसी राशि? अदिश राशि। लंबाई कैसी राशि? अदिश राशि। तो बताओ चौड़ाई भी कैसी राशि? अदिश राशि। और ऊंचाई भी कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश। और अदिश का अदिश से क्या किया? गुणा किया तो कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश। इन दोनों अदिश का गुणा करेंगे तो अदिश, और अदिश का फिर अदिश के साथ में गुणा किया तो आयतन कैसी राशि प्राप्त होगी बताओ? अदिश राशि प्राप्त होगी। कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि प्राप्त होगी। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट देखो, ये क्षेत्रफल है, आयतन है। आयतन के बाद में बात करते हैं अपन किसकी? त्वरण या फिर किसकी बात करते हैं? मंदन की। अब त्वरण का आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। चलें आगे? उतारोगे या नहीं उतारना? नहीं उतारोगे? उतारो फिर। हो गया? देखिए त्वरण, त्वरण या फिर याद रखना है ऋणात्मक त्वरण को अपन कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं? मंदन। एसिलरेशन या फिर इंग्लिश में कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है ना। त्वरण को कहते हैं एसिलरेशन और मंदन को कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। अब मैं पूछूं त्वरण की परिभाषा क्या होती है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग या तो बढ़ सकता है या क्या हो सकता है? घट सकता है। अगर वेग प्रति सेकंड बढ़ रहा है तो त्वरण है, और वेग प्रति सेकंड घट रहा है तो क्या है? मंदन है। क्या है? मंदन है। तो मैंने ये कहा त्वरण का जो फॉर्मूला है वो होता है वेग बटा क्या होता है? समय। वेग बटा क्या होता है? समय। ये रहा आपका वेग बटा समय। वेग कैसी राशि? सदिश। वेग कैसी राशि है? वेग सदिश राशि है। और समय कैसी राशि है? अदिश राशि है। वेग सदिश राशि है, समय कैसी राशि है? अदिश राशि। और हमने लिखा है जब सदिश में अदिश का भाग दिया जाता है तो कौन सी राशि प्राप्त होती है? सदिश राशि प्राप्त होती है। तो बताओ दोस्तों त्वरण कैसी राशि है? त्वरण सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। समझे कि नहीं समझे? प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, आप समझते हुए करिए। त्वरण और मंदन की बात करें तो दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बटा क्या होता है? समय होता है। वेग बटा क्या होता है? समय होता है। और वेग बटा जो समय होगा तो वेग कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। वेग कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। और समय कैसी राशि होगी? अदिश राशि। और सदिश में अदिश का या फिर अदिश में सदिश का भाग दिया जाता है तो कौन सी राशि प्राप्त होती है? सदिश राशि प्राप्त होती है। तो त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे बल, क्या देखोगे? बल। और बल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? बल का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ नरेंद्र, क्या फॉर्मूला होता है बल का? पढ़ाया है ना मैंने।
हाँ तो क्या फॉर्मूला होता है? हैं? नहीं पता? हैं? धक्का देना, धक्का देना बल ही है नहीं है? समय के साथ में परिवर्तन है। देखो ये कोई वस्तु है, और वस्तु है तो सीधी सी बात है इसमें क्या है? भार है। क्या है इसमें? भार है। और इस भार पर आपको क्या लगाना है? बल लगाना है। तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा बताओ? विस्थापन उत्पन्न हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब विस्थापन उत्पन्न हुआ, आपने कैसे कहा विस्थापन होता? तो पहले ये क्या था? पहले ये m द्रव्यमान की वस्तु क्या थी? स्थिर थी। और स्थिर थी तो आपने इस पर क्या लगा दिया? बल लगा दिया। तो बल लगाने के बाद में इसमें क्या उत्पन्न हो गया? त्वरण उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? त्वरण उत्पन्न हो गया, यानी वेग बढ़ गया इसका। स्थिर थी, बल लगाया, बल लगाने के बाद में वेग बढ़ा। बढ़ा या नहीं बढ़ा? अरे वेग बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा। वेग बढ़ा तो हमने कहा कि इसमें क्या उत्पन्न हुआ? त्वरण उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? और जब वस्तु क्या थी? गतिशील थी। वस्तु क्या थी? गतिशील थी। और इस गतिशील वस्तु पर आपने क्या लगा दिया? बल लगा दिया। तो वस्तु में क्या उत्पन्न हो गया? मंदन उत्पन्न हो गया। वस्तु में क्या उत्पन्न हो गया? मंदन का अर्थ हो गया वेग पहले की तुलना में घट गया। वेग पहले की तुलना में घट गया, कम हो गया नहीं हो गया? गाड़ी घर पे खड़ी थी, आपने बाहर निकाला तो वेग बढ़ाया। बढ़ाया नहीं बढ़ाया? है ना? रेस दिया, इसका मतलब आपने बल लगाया तो वेग बढ़ा। और रेस की जगह आपने क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया, बल लगाया तो अब क्या हो गया? मंदन उत्पन्न हो गया। यानी वस्तु का द्रव्यमान था m, और बल लगाने के बाद में उसमें क्या उत्पन्न हो जाए? त्वरण उत्पन्न हो जाए। तो बल का फॉर्मूला क्या बन गया? m गुणा क्या बन गया? यानी द्रव्यमान गुणा में क्या बन गया बताओ? त्वरण। m इंटू क्या बन गया? a बन गया। m इंटू क्या बन गया? a बन गया। तो बल जो है वो बनेगा आपका द्रव्यमान इंटू क्या बनेगा बताओ? द्रव्यमान इंटू क्या बनेगा? त्वरण बनेगा। द्रव्यमान इंटू क्या बनेगा? त्वरण बनेगा। समझे कि नहीं समझे? तो बताओ द्रव्यमान कैसी राशि? द्रव्यमान कैसी राशि? द्रव्यमान कैसी राशि? अदिश राशि। द्रव्यमान कैसी राशि? अदिश राशि। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। और द्रव्यमान जब अदिश राशि है तो बताओ फिर त्वरण कैसी राशि है? त्वरण है सदिश राशि। त्वरण है सदिश राशि। और अदिश और सदिश का गुणनफल आपको याद रखना है। बल कैसी राशि प्राप्त होगी? सदिश राशि प्राप्त होगी। कैसी राशि प्राप्त होगी? सदिश राशि प्राप्त होगी। अब देखो अगर इस तरीके से करना है तो प्रत्येक भौतिक राशि के आपको क्या आने चाहिए? प्रत्येक भौतिक राशि के आपको सूत्र पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सूत्र। और सूत्र पता है, ये कंडीशन अप्लाई करोगे तो प्रश्न गलत नहीं होगा। अन्यथा फिर आप रटो या फिर आप ट्रिक से याद करो, कैसे भी याद करो। ट्रिक मैं अप्लाई नहीं करता, बहुत कम अप्लाई करता हूं, क्योंकि ट्रिक से याद की हुई बातें हैं वो भूली जा सकती है। उसको क्या कर सकते हैं? भूल सकते हैं। या तो आप ट्रिक याद कर लो या फिर राशियां याद कर लो, दोनों एक साथ याद नहीं होती। एक ही काम होगा। आप सीधा फंडामेंटल तरीका अपनाओ कि आपको मूल चीजें ही क्या रख के चलनी है, याद रख के चलनी है। तरीके काम लेते जाओ आप। मैं ये नहीं कहता तरीके मत अपनाओ, लेकिन ट्रिक्स काम में मत लो। ठीक है? मैं ये कहूँ कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको 100 ट्रिकों के साथ में, तो आप 100 चीजें, 100 ट्रिकों में कितनी चीजें आएंगी? कम से कम 500-700 चीजें आएगी। आएगी नहीं आएगी? वो 500-700 चीजें याद रखोगे या ट्रिक याद रखोगे? है वो 500 चीजें याद करने की बजाय, सॉरी ट्रिक याद करने की बजाय आप क्या याद रखो? 500 चीजें याद रखो जो आप भूलोगे नहीं। ठीक है? और फिजिक्स याद रखना है, सोते सोते पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। रफ कॉपी पास में होनी चाहिए। आपने जो भी पढ़ा है उसको लिखो, उस पे बने हुए प्रश्न न्यूमेरिकल हैं, खासकर न्यूमेरिकल हैं, उसको आप लिख लिख करके क्या करोगे? सोल्व करोगे। पेन चलाना अगर सीख लिया ना तो न्यूमेरिकल करने कठिन नहीं है। और आप ये सोचोगे यार यहाँ स्टार्टिंग कहाँ से करें? जैसे बल नाम आ गया तो बल का फॉर्मूला तो लिखना आना चाहिए। अब देखो बल के फॉर्मूले में क्या क्या चीज है पता नहीं, वो चीज आपको ऑप्शन में मिल जाए। प्रश्न में दी हुई वो दो चीज नहीं मिले तो आपको एक चीज तो मिल सकती है। एक चीज मिल जाएगी तो आप दूसरी चीज कैसे निकालोगे वो भी आपको पता चल जाएगा। चल जाएगा नहीं चल जाएगा? तो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, बस पेन चलाना आना चाहिए। पेन चलाना आ गया
लिखना सीख गए कि फॉर्मूले में क्या दिया गया है, हमारे पास में कौन कौन से मान है, तो आप न्यूमेरिकल भी सीख जाओगे। ठीक है, बाकी अपन न्यूमेरिकल करते जाएंगे। देखो अपन बात करें किसकी, संवेग की। अब संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग की बात करेंगे तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ? संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, एक लिखा मैंने संवेग, और संवेग के बाद में मैंने लिखा है कार्य। क्या लिखा है, कार्य। संवेग लिखा है और कार्य लिखा है, और कार्य के बाद में मैंने लिखा है आवेग। क्या लिखा है, आवेग। अब इन तीनों के बारे में आपको बताना है, संवेग, कार्य और आवेग। अब कार्य मैं देखो आपको ये सारी चीजें क्यों करा रहा हूं नंबर वाइज, इसलिए करा रहा हूं कि आज जब आप जाकर के पढ़ोगे तो इनके फॉर्मूले याद करोगे, और फॉर्मूले याद करोगे तो अपन मात्रक निकाल लेंगे, और जिस दिन मात्रक याद होगी उस दिन अपन विमा निकाल लेंगे। समझ में आई बात, है ना? तो ये मत सोचना कि ये पेज भरा रहे हैं, पेज नहीं भरवा रहा मैं। फॉर्मूले याद होगे तो क्या निकालेंगे, मात्रक, और मात्रक याद होगे तो मात्रक से क्या निकाल लेंगे, विमा निकाल लेंगे। बस तीनों में से एक प्रश्न पक्का आएगा, तीनों में से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। और आजकल तो पता है क्या प्रश्न पूछने जाने लगे, मिलान करिए या फिर कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। प्रश्न भले ही वो हमारे एग्जाम में एक आया है, लेकिन 4 जो ऑप्शन आए हैं वो भी क्या है, अपने आप में प्रश्न है। उनमें से 3 जानोगे तब एक को पहचानोगे, नहीं क्या, है ना? तो इसलिए मैं जो करवा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाइए, और नोट्स जरूर बनाते जाइए। ठीक है, नोट्स जरूर बनाते जाइए। बुक कोई सी भी मत लेके आओ, पुराने पेपर लेके आओ। थ्योरी की बुक बिल्कुल भी नहीं लेके आनी है, पुराने पेपर लेके आओ। साइंस की आप ये कहो कि साइंस की थ्योरी के लिए कौन सी बुक लेके आए, कोई सी बुक मत लेके आना, केवल और केवल पुराने पेपर लेकर के आओ। ठीक है, जो चीज़ लिखाऊंगा वो आपको उन बुक में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो कम से कम 10 से 11 बुकों का क्या है, सार है। 10 से 11 बुकों का क्या है, सार है। तो आपको मेरी जितनी तो मेहनत नहीं करनी है, मेहनत करनी है सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन हल करने के लिए। ठीक है, और ऐसी ऐसी बुकों का सार है कि वो शायद पूरे सूरतगढ़ में वो 11 बुकें लेनी चाहें तो 11 बुकें एक दुकान पे नहीं मिलती है। ठीक है ना? हाँ, तो आपको वो चीज़ नहीं देख के चलनी है कि कॉपी भरवा रहे हैं, कॉपी नहीं भरवा रहा, तरीके से करते चल रहे हैं। टाइम बहुत है हमारे पास में, टाइम की कमी नहीं है। जिस दिन ये हो जाएगा कि हाँ आज हमारा जो एग्ज़ाम की डेट है वो घोषित हो गई है, उस दिन 1.5 घंटा से 2 घंटा भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, हाँ, पढ़ना है, पढ़ते रहिए आप। संवेग, संवेग क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, थ्योरी में भी पढ़नी है, साइंस की थ्योरी में। कार्य क्या होता है, और आवेश की जगह लिखो आप आवेग। आवेश मत लिखना, एक बार आवेग लिखना है, आवेग। संवेग क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? आपने तो पढ़ रखा है पहले, हैं? संवेग शायद आपने भी पढ़ रखा होगा, पढ़ तो रखा है, हैं? इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में पढ़ रखा होगा संवेग, पढ़ रखा है ना? क्या होता है संवेग, हैं? मैं कहूं कि कोई कार है जिसका वजन मेरे पास में 500 किलोग्राम है। कार का वजन कितने किलोग्राम है? 500 किलोग्राम है, और वो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। तो फिर उसके संवेग की गणना करो, उसके संवेग की गणना करो। कोई कार 500 किलोग्राम की है और 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या है, गतिशील है, तो उसके संवेग की क्या करनी है, आपको गणना करनी है। तो संवेग क्या होता है? संवेग होता है कोई भी गतिशील वस्तु जिस वेग से गतिशील होती है उस वेग का उसके द्रव्यमान के साथ में क्या कर दो, गुणा कर दो। द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होगा वही क्या है, संवेग है, वही क्या है, संवेग है। इसका अर्थ है जो संवेग होगा वो होगा m गुणा क्या, v, और m का अर्थ होता है द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान गुणा में क्या है, वेग है। द्रव्यमान गुणा में क्या है, वेग। किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान को उसके वेग के साथ में क्या कर दो भाई, गुणा कर दो, तो आपके पास में उस वस्तु का क्या आ जाएगा, संवेग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, संवेग। अब बताओ द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि, और वेग कैसी राशि है, सदिश, और अदिश का गुणनफल कैसी राशि प्राप्त होगी, सदिश। तो संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि है। और याद रखना आपको, वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है,
कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल गुणा समय होता है कार्य। ये था एक पत्थर, क्या था? एक पत्थर, और इस पत्थर को खिसकाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप वहां यहां बैठे बैठे इस पत्थर को हिला सकते हो क्या? नहीं हिला सकते। खड़ा होकर के आपको पत्थर के पास आना पड़ेगा और ट्राई करनी पड़ेगी कि इसको खिसका सकते हो या नहीं खिसका सकते। समझ में आ गई बात? तो आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। कार्य कैसे होगा कि इस पत्थर का द्रव्यमान कितना? m kg। कितना? m kg, m किलोग्राम द्रव्यमान की कोई क्या है? पत्थर है। और इस पत्थर पर आपने क्या लगाया? बल लगाया। बल लगाया तो ये कुछ क्या हुई? ये विस्थापित हुई। कुछ क्या हुई? विस्थापित हुई। तो फिर याद रखना कार्य क्या बना? कार्य बना है बल गुणा क्या बना है? विस्थापन बना है। बल गुणा क्या बना है? विस्थापन बना है। ठीक है ना? और बल गुणा विस्थापन, देखो अगर आप एक्यूरेट सही इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो जो बल गुणा विस्थापन है, इस गुणा की जगह याद रखना क्या आएगा? बल डॉट क्या आएगा? विस्थापन आएगा। बल डॉट क्या आएगा? विस्थापन आएगा। क्योंकि जो कार्य होता है ना, बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है ना? अब जब ये ऐसी आ जाए तो इसका अर्थ हम क्या मान लेते हैं? यहां पर गुणा ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? गुणा ही मान लेते हैं। डॉट का मतलब है अदिश गुणनफल। डॉट का मतलब क्या है? अदिश गुणनफल। कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। जब इस डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो याद रखना है बल को F से लिखते हैं, विस्थापन को D से लिखते हैं, और डॉट प्रोडक्ट को हटा देंगे तो इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा? कोस थीटा जुड़ जाएगा। अब कार्य का जो पूरा फॉर्मूला होता है वो होता है W बराबर एफ डी कोस थीटा। एफ डी क्या होता है? कोस थीटा होता है। समझ में आ गई बात है? ठीक है ना? तो कार्य बल डॉट क्या होता है? विस्थापन होता है। याद रखने के लिए आप बल गुणा क्या कर सकते हो? विस्थापन कर सकते हो। यहां भी गुणा ही किया जाएगा और यहां पर भी क्या किया जाएगा? गुणा ही किया जाएगा। तो भूलना नहीं है बल कैसी राशि है? बल कैसी राशि है बताओ? बल कैसी राशि है? सदिश राशि। और विस्थापन भी कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश और सदिश का गुणनफल कैसी राशि प्राप्त होती है? अदिश राशि प्राप्त होती है। कैसी राशि प्राप्त होती है? अदिश। तो कार्य कैसी राशि है? कार्य है हमारे पास में कैसी राशि? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? फिर है आवेग। और आवेग क्या होता है बताओ? जितना बल आपने लगाया वो किस समय तक आपने लगा के रखा? बल और बल के लगाए जाने की जो समय अवधि होती है वही क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। एफ डॉट टी। एफ गुणा क्या होता है? टी होता है। यानी बल गुणा क्या होता है? समय होता है। बल गुणा समय। ये लिखा आपने, बल गुणा समय लिखा। बल गुणा समय है। समय कैसी राशि है? समय अदिश राशि है। और बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश और अदिश का गुणनफल आवेग कैसी राशि प्राप्त हुई आपके पास में? सदिश राशि प्राप्त हुई। कैसी राशि प्राप्त हुई? सदिश राशि प्राप्त हुई है। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? फॉर्मूले जरूर याद रखना है। बल कार्य का फॉर्मूला क्या होगा? कार्य का फॉर्मूला होगा बल गुणा क्या होगा? विस्थापन। और एक्यूरेट बिल्कुल एकदम सही बताना है तो बताना है बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अदिश गुणनफल का अर्थ हो गया दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो एफ डी कोस थीटा आएगा। क्या आएगा? एफ डी कोस थीटा आएगा। समझ गए? नेक्स्ट देखो आप, आवेग होगा है, कार्य हो गया है, संवेग हो गया है। उसके बाद में देखो शक्ति। क्या पढ़ेंगे? शक्ति। अब बताओ शक्ति क्या होती है? पावर है। पावर क्या होती है? शक्ति है। और शक्ति क्या होती है? पावर। देखो शक्ति, डॉक्टर जेकोल, शक्ति पावर। शक्ति के बाद में आपको लिखना है बल आघूर्ण। क्या लिखना है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण। और उसके बाद में लिखना है आपको क्या? गुरुत्वीय विभव। क्या लिखना है? गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव।
गुरुत्वीय विभव, बल आघूर्ण और शक्ति, बल आघूर्ण और शक्ति। बताओ भाई, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? हैं? शक्ति की परिभाषा क्या होती है बताओ? कार्य करने की। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब डर शब्द कभी भी आ जाए ना, तो भाग में क्या लगता है? समय। भाग में क्या लगेगा? चलो हमने लगा दिया, भाग में क्या लगा दिया? समय। तो अब समय है ना, ये इसका अर्थ है डर। इसका अर्थ क्या है? डर। और किसकी डर? कार्य करने की डर। तो कार्य कहां पर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो कार्य बटा क्या बना? समय। कार्य बटा क्या बना? अब बताओ, कार्य कैसी राशि थी? कैसी राशि थी? और समय कैसी राशि है? अदिश का अदिश में भाग दोगे तो शक्ति कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि प्राप्त होगी। शक्ति कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो शक्ति कार्य याद रखना है। कार्य कैसी राशि? अदिश। और अदिश में भाग दिया किसका? अदिश का। तो कैसी राशि प्राप्त होगी बताओ? अदिश राशि प्राप्त होगी। कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि प्राप्त होगी। अदिश राशि प्राप्त होगी। अब बल आघूर्ण क्या होता है? और बल आघूर्ण पर एएलपी के अंदर, ग्रुप डी के अंदर, एनटीपीसी के अंदर हर बार प्रश्न पूछा जाता है ना? विमा से नहीं पूछा जाएगा, न पूछा जाएगा मात्रक से। हो सकता है पूछा भी जा सकता है, लेकिन याद रखना है कॉन्सेप्ट पर आधारित क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं। कॉन्सेप्ट पर आधारित क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं। क्या कारण है कि अपन फावड़े का जो हत्था है वो लंबा लगाते हैं? क्या कारण है कि दरवाजे का जो अपन क्या कहते हैं, दरवाजे का हैंडल है वो कब्जों से दूर लगाते हैं? है ना? ये प्रश्न आप देख लेना पहले। कब्जों से दूर लगाते हैं ना? कब्जा कहां पर होता है? दीवार के पास में होता है, और हैंडल दूसरी दीवार के पास में होता है। होता नहीं होता? क्या कारण है ये? तो याद रखना है। पहले तो देखो, बल, बल क्या है, सॉरी, बल आघूर्ण क्या है? तो याद रखना है बल। और गुणा में क्या है? तो याद रखना है घूर्णन एक्स से क्या है? दूरी। घूर्णन एक्स से क्या है? घूर्णन एक्स से क्या है? दूरी। घूर्णन एक्स से क्या है? दूरी है। ठीक है। देखो इधर, ये था हमारा गेट। गेट है ना ये। और आपने याद रखना है यहां पर क्या लगा रखा है? यहां पर लगा रखा है हैंडल। और कब्जा कहां पर है? कब्जा है यहां पर। ये लगा रखा है आपने क्या? कब्जा। ठीक है। अब देखो इतनी दूरी है ना, ये घूर्णन एक्स से दूरी है। ये क्या है? घूर्णन एक्स से दूरी। और आपने यहां पर क्या लगाया? यहां पर लगाया आपने बल। और बल लगा करके इस गेट को आपने क्या किया है? खोला है। खोला नहीं खोला? अब जितनी ज्यादा घूर्णन एक्स से दूरी होगी, बल उतना ही क्या लगाना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा। उतना ही कम लगाना पड़ेगा। घूर्णन एक्स से जितनी ज्यादा क्या होगी? दूरी होगी, बल उतना ही क्या लगाना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा। इसलिए गेट को कभी भी खोला जाता है तो हम बल कम लगाते हैं। बल क्या लगाते हैं? कम लगाते हैं। लगाते नहीं लगाते? अब यही हैंडल कहां पर आ जाता? यहां पर आ जाता। यही हैंडल कहां पर लगा देते अपन? यहां पर। तो ये दूरी कम होगी या नहीं होगी? घूर्णन एक्स से दूरी कम हुई, तो बल का मान अब आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसलिए गेट खोलने में क्या होगी? दिक्कत होगी, और अपन खामखा किसी से पीटे जाएंगे, है ना? तो घूर्णन एक्स से दूरी क्या रखनी चाहिए? ज्यादा रखनी चाहिए। तो कोई पीटने आए तो जल्दी से भाग तो जाए, है ना? वरना फिर कुंडी खुले ही नहीं है, कुंडी अटक जाए, नहीं क्या? हाँ। तो याद रखना है बल गुणा क्या है? घूर्णन एक्स से क्या है? दूरी। अब देखो, बल कैसी राशि? बल कैसी राशि? सदिश। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और गुणा, घूर्णन एक्स से दूरी है। दूरी इसका अर्थ क्या है? अदिश राशि है तो दूरी ना, भले वो घूर्णन एक्स से दूरी है, चाहे वो चांद से दूरी है तो वो दूरी ही। ठीक है ना? याद रखना। तो घूर्णन एक्स से दूरी, दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। और सदिश गुणा अदिश कैसी राशि प्राप्त होती है? सदिश राशि प्राप्त होती है। तो बल आघूर्ण कैसी राशि प्राप्त हुई बताओ? सदिश राशि प्राप्त हुई। कैसी राशि प्राप्त हुई है? सदिश राशि प्राप्त हुई है। ठीक है। विभव क्या होता है? विभव और विभांतर क्या होता है बताओ? है? विभव और विभांतर क्या होता है? बात तो एक ही है। बात तो एक है ना? विभव क्या होता है?
चलो देखो इधर, ये कोई हमारा एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर हमने कोई आवेश रख दिया। क्या रख दिया? अब इस आवेश के कारण इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, हुआ या नहीं हुआ? और यहां पर बाहर कोई एक क्या है, दूसरा आवेश है। ये हमने क्या रखा? दूसरा आवेश रखा। इस आवेश को मुझे इस विद्युत क्षेत्र में लाना है तो कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, है ना? और देखो जब ये आवेश यहां पर आ गया तो यहां से इस आवेश इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा? स्थापित करना पड़ेगा। वो भी क्या हो गया? कार्य हो गया। वो भी क्या हो गया? कार्य। तो विभव और विभवांतर ये होता है, किसी अनंत बिंदु से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाए जाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है? विभवांतर के कार्य बराबर होता है। और किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई भी आवेश है उसको किसी विद्युत क्षेत्र के किसी अन्य बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वो किसके बराबर होता है? विभव के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विभव के बराबर। दोनों क्या है? कार्य के बराबर ही है। आपके समझ में आ गया? दोनों कार्य ही दोनों में करना पड़ता है, लेकिन फर्क अनंत और विद्युत क्षेत्र का ही है। फर्क किसका है? अनंत और विद्युत क्षेत्र का ही है। तो देखो गुरुत्वीय विभव का अर्थ क्या हो गया? कार्य करना पड़ेगा। और कार्य किस पर करना पड़ेगा? द्रव्यमान पर करना पड़ेगा। किस पर करना पड़ेगा? द्रव्यमान पर। तो देखो विभव है, गुरुत्वीय विभव, वो होता है आपका कार्य बटा क्या होता है? द्रव्यमान। कार्य बटा क्या होता है? द्रव्यमान। ठीक है ना? याद रखना है, कार्य बटा क्या होता है? द्रव्यमान। ये गुरुत्वीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं अपन। गुरुत्वाकर्षण के अधीन बात कर रहे हैं अपन। गुरुत्वीय क्षेत्र में थोड़ा सा क्या रहेगा आपका? अलग रहेगा। वहां पर आवेश को लेकर के आते हो और यहाँ पर किसी द्रव्यमान को लेकर के आते हो, तो द्रव्यमान पर भी क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। आवेश पर भी क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। वो बात की जाएगी आवेश के संदर्भ में और ये बात की जाएगी किसके संदर्भ में? द्रव्यमान के संदर्भ में। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? तो बताओ कार्य कैसी राशि है? अदिश। और द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो गुरुत्वीय विभव भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। ठीक है ना? तो ये बना आपका अदिश भाग क्या बना है? अदिश बना है। अदिश भाग क्या बना है भी? अदिश बना है। और अदिश भाग जो अदिश होता है उससे हमें जो राशि प्राप्त होती है गुरुत्वीय विभव, वो कैसी राशि प्राप्त हुई है? अदिश राशि क्या हुई है भी? प्राप्त हुई है। समझ में आ गई बात? कुछ समझे या नहीं समझे? तो उम्मीद करता हूं आज आपने जो भी समझा है वो कल बिल्कुल आपको याद होगा। बस पढ़ते जाना साथ साथ में, वरना फिर याद रखना है एक साथ पढ़ोगे ना तो यही पता नहीं लगेगा कि कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ पर खत्म करें। खत्म करने ही तो दूर की बात है, लेकिन ये पता नहीं लगेगा कि स्टार्ट कहाँ से करें। समझ में आ गई है ना? और जब भी क्लास यूट्यूब पर लाइव हो तो कहने की जरूरत नहीं पड़े, रिवाइज तो करना ही करना है लेकिन शेयर भी करना है। ठीक है? जितने भी स्टूडेंट आपके जानकार हैं उन स्टूडेंटों तक क्या पहुंचानी है? आपको क्लास पहुंचानी है, वीडियो पहुंचाना है। आज की क्लास अपने 3:30 स्टार्ट की थी और 5 बज गए ना? रेगुलर क्लास कितने बजे तक होगी? 3:30 से 5 बजे तक। कितने बजे तक होगी? 5 बजे तक। ठीक है? टाइम चेंज बाद में देखेंगे कभी करना होगा तो, लेकिन फिलहाल के लिए टाइम यही रहेगा। ठीक है? नो प्रॉब्लम। बस पढ़ना है, रेगुलर आना है। जिस दिन आप अनुपस्थित हो तो सूचना जरूर दें कि हम क्या रहेंगे? अनुपस्थित रहेंगे। ठीक है ना? तो ये नहीं कि एक स्टूडेंट के लिए क्लास रोक दें। मान लीजिए 4-5 स्टूडेंट नहीं आए, सारे स्टूडेंट ये अपन 20 हैं, उसमें से 4-5 स्टूडेंट नहीं आए तो अपन क्या रख दें? हाथों हाथ टेस्ट रख दें। समझ में आई बात? फीस दे के पढ़ रहे हो ना? फीस दे के पढ़ रहे हो तो आपकी कोई क्लास क्या नहीं होनी चाहिए? मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है? टेस्ट भी आपको टेंशन मत लेना है। मैं टेस्ट सीरीज भी क्या करूँगा? लॉन्च करूँगा। और ऐसे ऐसे प्रश्न जो आपको किसी बुक के अंदर नहीं मिलेंगे, बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आपको प्रश्न प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है ना? समझे? मेहनत करनी है आपको मेरे साथ साथ में, और मेरे से ज़्यादा मेहनत करनी है, कम मेहनत नहीं करनी है। क्योंकि मैंने तो पहले मैंने क्या कर चुका हूँ, आपके लिए मेहनत कर चुका हूँ। थोड़ी बहुत और साथ साथ में चल रही है। इतनी ज़्यादा मेहनत अब मेरे को करने की आवश्यकता है नहीं आपके लिए। अन्य कोई बैच है, कोई टीचिंग का बैच है तो उसके लिए देखेंगे। ठीक है? लेकिन आपके लिए जो कंटेंट है वो पहले से कुछ मैंने क्या कर रखा है? तैयार कर रखा है। उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना है वो धीरे धीरे मैं साथ साथ में करता जा रहा हूँ। ठीक है? हाँ, बुक थ्योरी के लिए कोई बुक नहीं लेके आनी है। आप ये कहो कि हम साइंस की थ्योरी कहाँ से पढ़ें, तो कहीं से भी लेके आने की आवश्यकता नहीं है।
थ्योरी जो मैं लिखाऊंगा वही पढ़नी है। क्वेश्चन पेपर के लिए आप कोई सी भी गाइड, मार्केट में बहुत सारी गाइड हैं, ले सकते हो। ठीक है, मिलेंगे कल 3:30 बजे। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है, एक बार सारे बाहर इकट्ठे होंगे, साइन नाम वगैरह नोट है वो सब करेंगे। ठीक है।